नमस्ते। एक मजेदार बात से शुरू करते हैं। अभी इसी पल हम सब हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, पर यह सच है। आज हम गति यानी मोशन की इसी छिपी हुई भाषा को समझने वाले हैं, वो भाषा जो हमारे हर एक अनुभव के पीछे काम करती है। तो एक सीधा सवाल आता है, क्या इस वक्त कोई हिल रहा है? हो सकता है मन में जवाब आए, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आराम से बैठा या बैठी हूं। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? फिजिक्स की दुनिया में जवाब इतना सीधा साधा होता नहीं है। असल में इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाला कौन है, या यूं कहें कि देखा कहां से जा रहा है। और यही तो फिजिक्स का सबसे बुनियादी और मजेदार नियम है। और यहीं से हमारा पहला बड़ा आइडिया निकल कर आता है। मोशन यानी गति हमेशा रिलेटिव होती है, सापेक्ष। मतलब किसी भी चीज की गति को सही मायनों में समझने के लिए हमेशा ये सवाल पूछना ही पड़ेगा, भाई उसे देखा कहां से जा रहा है। इसको एक बहुत सिंपल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक ट्रेन तेजी से जा रही है। जमीन पर खड़े किसी इंसान के लिए वो ट्रेन और उसके अंदर बैठे लोग सबके सब मोशन में हैं, है ना? लेकिन उन यात्रियों का क्या, जो एक दूसरे के बगल में बैठकर आराम से कॉफी पी रहे हैं? उनके लिए तो सब कुछ ठहरा हुआ है, वो स्थिर हैं। तो सवाल ये है कि वो चल रहे हैं या रुके हुए हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों ही बातें एक ही समय पर सच हैं। फिजिक्स में इसी को कहते हैं रिलेटिव मोशन या सापेक्ष गति। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। एक ही चीज एक ही समय पर एक देखने वाले के लिए मोशन में हो सकती है और दूसरे के लिए एकदम स्थिर। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि दुनिया को किस फ्रेम या कहें कि किस खिड़की से देखा जा रहा है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि मोशन देखने वाले पर निर्भर करता है। लेकिन साइंटिस्ट्स इसे नापते कैसे हैं? इसके लिए हमें दो बहुत जरूरी चीजों को समझना होगा, स्केलर और वेक्टर, यानी अदिश और सदिश। अब ये नाम सुन के घबराना नहीं है, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, ये बहुत ही आसान है। स्केलर यानी अदिश बस हमें ये बताता है कि कोई चीज कितनी है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड। जैसे ये सेब 2 किलो के हैं, बात खत्म। लेकिन वेक्टर यानी सदिश हमें दो बातें बताता है, कितना और किस दिशा में। दरवाजे वाला उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है। सिर्फ जोर लगाना काफी नहीं होता, सही दिशा में लगाना पड़ता है ना। 10 न्यूटन का फोर्स अंदर की तरफ लगाएंगे तो दरवाजा खुलेगा, उतना ही फोर्स बाहर की तरफ खींचने में लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। यहां डायरेक्शन यानी दिशा ही सब कुछ है। और पता है, ये आइडिया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी लागू होता है। कहते ना, 8 घंटे पढ़ना, ये हुआ मैग्नीट्यूड यानी मेहनत कितनी की। लेकिन सही सब्जेक्ट्स पढ़ना, ये हुई डायरेक्शन यानी दिशा। मतलब सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, उसे सही दिशा देना भी उतना ही जरूरी है। देखा जाए तो सफलता भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, स्केलर और वेक्टर के इस आइडिया को एक और मजेदार उदाहरण से समझते हैं। बात करते हैं दूरी और विस्थापन की, या इसे हम कह सकते हैं लंबा रास्ता बनाम शॉर्टकट। तो डिस्टेंस यानी दूरी एक स्केलर क्वांटिटी है। ये बस उस पूरे रास्ते की टोटल लंबाई है जो तय किया गया है, चाहे कितना भी घूम फिर कर क्यों न गए हों। मान लीजिए कोई घर से दुकान तक गया, लेकिन रास्ते में एक दोस्त के घर भी रुक गया, तो जो पूरा रास्ता चला गया वो सबका सब डिस्टेंस में गिना जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन इसका वेक्टर पार्टनर है। डिस्प्लेसमेंट को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि कौन कहां कहां घूमा, वो तो बस शुरुआती और आखिरी पॉइंट के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी देखता है। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक सीधी लकीर, एकदम टॉपर वाला शॉर्टकट। ओके, तो अब एक छोटा सा सवाल। सोचिए, एक एथलीट 400 मीटर के एक सर्कुलर ट्रैक का पूरा एक चक्कर लगाता है, तो उसने कितनी दूरी तय की और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जरा सोचिए इस बारे में। इसका जवाब बड़ा मजेदार है। दूरी तो उसने तय की पूरे 400 मीटर, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट वो है 0, शून्य। ऐसा क्यों? अरे भाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का फर्क देखता है। और यहां तो एथलीट जहां से शुरू हुआ था, घूम फिर के ठीक वही वापस आ गया। मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही है, कोई चेंज नहीं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0। तो अब जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क समझ चुके हैं, तो अगले दो कॉन्सेप्ट्स, स्पीड और वेलोसिटी, को समझना एकदम आसान हो जाएगा। ये दोनों ही हमें बताते हैं कि कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है, लेकिन एक छोटे से पर बहुत जरूरी फर्क के साथ। ये कनेक्शन बहुत सीधा है। स्पीड यानी चाल डिस्टेंस पर आधारित है, इसलिए ये एक स्केलर है। ये बस एक नंबर है,
जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर जो सिर्फ रफ्तार बताता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा बस। दूसरी तरफ वेलोसिटी यानी वेग डिस्प्लेसमेंट पर आधारित है और इसीलिए ये एक वेक्टर है। ये रफ्तार और दिशा दोनों बताती है, जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर। अब एक और दिमागी कसरत, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कार की स्पीड तो एकदम कांस्टेंट हो, मतलब स्पीडोमीटर की सुई एक ही जगह पर अटकी हो, लेकिन उसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही हो? ये कैसे मुमकिन है भला? और इसी सवाल का जवाब हमें हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लेकर आता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। और एक बात साफ कर दूं, एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ रेस देकर स्पीड बढ़ाना नहीं होता, इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। एक्सेलरेशन की असली परिभाषा है किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में बदलाव की दर। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने वेलोसिटी कहा, स्पीड नहीं। इसका मतलब अगर रफ्तार बदली तो एक्सेलरेशन हो रहा है, अगर सिर्फ दिशा बदली तो भी एक्सेलरेशन हो रहा है, और अगर रफ्तार और दिशा दोनों बदल गए तब तो पक्का ही एक्सेलरेशन हो रहा है। तो चलिए अब अपने पिछले सवाल पर वापस चलते हैं। क्या एक कार जो कांस्टेंट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है वो एक्सेलरेट कर सकती है? सोचिए, हाँ या ना। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है। और कैसे? सिर्फ एक मोड़ लेकर, बस। यही वो आहा वाला मोमेंट है जहां मोशन के सारे नियम एक साथ आकर जुड़ जाते हैं। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। कार की स्पीड कांस्टेंट है, मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जैसे ही कार मोड़ लेती है उसकी डायरेक्शन लगातार बदल रही है कि नहीं? और हमने क्या सीखा? डायरेक्शन में बदलाव का मतलब है वेलोसिटी में बदलाव, और वेलोसिटी में किसी भी तरह का बदलाव वही तो एक्सेलरेशन कहलाता है ना? कमाल की बात। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर इस यूनिवर्स में हर चीज किसी न किसी दूसरी चीज के रिलेटिव मोशन में है, जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, सूरज हमारी गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर, तो क्या कोई भी चीज कहीं भी सच में स्थिर है? क्या एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज होती है? इस पर जरूर सोचिएगा।